धूल वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा डोंगरीला गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहती थी। उस रात जब भोला रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना समझाकर भी भोला रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे बूढ़े शंकर काका भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। समझ नहीं आ रहा है इन गली के कुत्ते क्यों चिल्ला रहे हैं। मन्ने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज, शायद उन्हें कुछ दिख रहा हो। वैसे तो जंगल पास में ही है, मुझे तो आवाज से ही बहुत डर लग रहा है। हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थीं कि उतने में दूसरी तरफ से भोला अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे भोला आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे शंकर काका बोले, अरे भोला, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है, ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या भोला? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुमन मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा भोला, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। ऊपर से आज कुत्ते की रोने की इतनी आवाज आ रही है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भोला डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। भोला चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। भोला रुक जाता है। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई। आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। भोला ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे गोपाल? तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा।
तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि भोला की पत्नी सुमन थी। भोला का दिल खक से रह गया। अरे सुमन, तो इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। सुमन मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज सुमन की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो भोला, रात बहुत हो गई है। भोला एक कदम पीछे हट गया। उसी पल सुमन जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के भोला का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो सुमन नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी भोला रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गईं। हॉरर वाइब। थोड़ी देर बाद भोला जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के भोला जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सांबिया? तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से भोला पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के शंकर काका दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पर बैठे हुए थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था भोला। भोला, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। अचानक शंकर काका का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। भोला डरकर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। भोला भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब भोला के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। न भोला पीछे जा सकता था, न आगे जा सकता था। भोला ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में भूत का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी भोला, और उधर एक भूत। ये सब देख के भोला डर जाता है। भोला, अब तू क्या करेगा? तभी अचानक छलावा भोला के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि भोला को अचानक शंकर काका की बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद भोला ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी खोने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस मैं लौटूंगा भोला। उसके बाद तुम्हें ये लालटेन दो, क्या तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। ये बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब भोला के पास लालटेन भी नहीं थी। भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लिए वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते भोला थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूँ, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा।
दूसरी तरफ भोला की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर भोला का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी सुमन खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। उधर सुमन को नींद नहीं आ रही थी। सुमन सोते हुए भोला को याद कर रही थी। सुमन घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सुमन गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय की दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को भोला को समझा रहे थे। तभी सुमन चाय की दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम आज चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को भोला लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन भोला जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ तो भोला घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। सुमन, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी भोला को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से शंकर काका कहते हैं, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहाँ कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से भोला को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको भोला एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग भोला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ भोला, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक भोला की आंख खुल जाती है। भोला खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है? और सुमन, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपके चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? सुमन, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ भोला, तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे सुमन का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया शंकर काका, लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो फिर अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। शंकर काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसलिए हम सब गांव वालों को सावधान रहना होगा। बेटा भोला, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहाँ से जल्दी। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं। गांव की रात। रात मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांस की आवाज भी डराने लगे। उस दिन ठंड कम हो चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान साफ, चांद आधा, और आंगन में बिछी थी एक पुरानी सी चारपाई। बीच में टंगी थी एक लालटेन, जिसकी लौ कभी तेज कभी धीमी हो जाती, जैसे वो भी डर रही हो। 4 आदमी बैठे थे, रघु, हरीलाल,
बबलू और शंभू चारों बीड़ी पी रहे थे। बीड़ी का धुआं ऊपर उठकर अंधेरे में गायब हो जाता। दूर कहीं सियार की आवाज आई। सब एक पल को चुप हो गए। भैया सुने हो? क्या सुने हो? मतलब नगर वाला बड़ा व्यापारी सेठ महेश जो नया मकान बनवा रहा है। अरे वही जिसका घर 3 बार गिर चुका है। 3 बार नहीं, 4 बार। कल फिर गिरा। चारों के चेहरों पर गंभीरता आ गई। हरिलाल बोला, लेकिन गिर कैसे जाता है बार बार? कल तो बड़ा अनहोनी होते होते बची। एक मजदूर सरिया बांध रहा था, पूरी ईंट की लाइन उसी पर गिर गई। अरे रे, मर गया? नहीं, बस ऊपर ऊपर दबा, बच गया। सुना है खुदाई में हड्डी निकली। लालटेन की लौ अचानक कांपी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी लौ हिली। चारों ने एक साथ पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा लग रहा था। हरिलाल ने धीरे से कहा, लोग कह रहे हैं वहां भूत है। मैं तो कहता हूं कुछ तो है जो बार बार कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। मतलब चुड़ैल? तभी पीछे से बाहरी आवाज आई, चुड़ैल नहीं, पाप है। चारों उछल पड़े। पीछे देखा, दादाजी खड़े थे। सफेद धोती, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखें जैसे सब देख चुकी हों। रघु बोला, दादा आप जानते हो उस जमीन किनारे वे? दादा धीरे धीरे आकर चारपाई पर बैठ गए। लैल्टेन की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। उनकी आंखें चमक रही थीं। दादा ने धीरे से कहा, वो घर पहले मिट्टी का था, बस 2 कमरे। उसमें एक माता पिता रहते थे और उनकी एक बेटी 13 साल की। एक रात कुछ हुआ। आधी रात उस घर से हल्की चीख आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह जब दरवाजा खुला, लड़की गायब थी। भाग गई होगी। नहीं, एक बूढ़े ने रात में देखा था। आंगन में मिट्टी खोदी जा रही थी। चारों की सांस अटक गई। दादा ने धीमे स्वर में कहा, उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया। लैल्टन की लौ अचानक लंबी हो गई, फिर शांत। बबलू कांपते हुए बोला, क्यों? ये कोई नहीं जान पाया। सुबह होते ही वो दोनों गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन पाप यहीं रह गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। दूर कुत्ता फिर रोया। दादा बोले, उसके बाद जो भी किराए पर रहा या तो बीमार पड़ा या पागल हो गया। रात में छत पर कदमों की आवाज, कभी रोने की आवाज, कभी हंसी। मतलब वहां किसी बच्ची की आत्मा है? हाँ, और उसे उसका घर तोड़ना पसंद नहीं। तो सेठ का घर इसलिए गिर रहा है? जब पुराना घर तोड़ा गया, वो नाराज हो गई, इसलिए बार बार गिरा रही है। तभी लालटेन बुझ गई। पूरा अंधेरा। चारों के कानों में फुसफुसाहट गूंजी, मेरा घर क्यों तोड़ा? कौन है? अचानक लालटेन अपने आप जल उठी। चारों ने चारपाई की तरफ देखा। दादा वहां नहीं थे। सिर्फ मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी 13 साल की बच्ची के। और वो निशान सीधे उसी नए बन रहे मकान की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद रघु, हरिलाल, बबलू और शंभू चारों ठीक से सो नहीं पाए।
बार बार आंखों के सामने वही छोटे पैरों के निशान घूम जाते और कानों में वही फुसफुसाहट, मेरा घर क्यों तोड़ा। सुबह सूरज निकला, लेकिन गांव का माहौल बदला हुआ था। नगर वाला बड़ा व्यापारी सेठ महेश, उसके नए बन रहे मकान पर फिर कुछ हुआ था। रघु दौड़ता हुआ आया। चलो जल्दी, फिर कुछ गड़बड़ हो गई। चारों वहां पहुंचे। मजदूर इकट्ठा थे, कुछ के चेहरे पीले पड़े थे। सेठ गुस्से में चिल्ला रहा था। रात तक सब सीधा था, सुबह आए तो लोहे की छड़ ऐसे मुड़ी थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर मरोड़ दिया हो। लोहे को कौन मरोड़ेगा भला? ये सब क्या तमाशा है? 4 बार दीवार गिर चुकी, अब सरिया अपने आप मुड़ गया। अचानक भीड़ में हलचल हुई। एक छोटा लड़का चिल्लाया, इधर देखो, इधर। सब भागकर उस जगह पहुंचे जहां खुदाई में हड्डी निकली थी। वहीं मिट्टी धसी हुई थी, जैसे नीचे से कोई दबाव डाल रहा हो। सेठ ने गुस्से में कहा, खोद के देखो। मजदूर फावड़ा लेकर आगे बढ़े। मिट्टी हटाई गई। धीरे धीरे फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक। सबकी सांस रुक गई। मजदूर ने हाथ से मिट्टी हटाई और फिर एक छोटी सी खोपड़ी दिखी। छोटी, बहुत छोटी, जैसे किसी बच्ची की। हे भगवान! सब पुरानी बात होगी, कोई पुरानी हड्डी, भूत प्रेत कुछ नहीं। फिर रघु सेठ को समझाता है, सेठ जी, आप एक बार घर बनवाने से पहले एक बार तांत्रिक को दिखा लो। सच कहो तो ये जगह ही भूतिया है, आप बात मानकर तांत्रिक को बुलवा लो। फिर सेठ थोड़ी बहुत सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं तांत्रिक को बुलाता हूं। फिर थोड़ी देर बाद तांत्रिक आया, मंत्र पढ़ा, फिर बोला, मैं उसको कंट्रोल कर लिया। सेठ, आप घर बनवा लो, लेकिन ध्यान रहे रोज पूजा पाठ करना। फिर घर बन के तैयार हो जाता है। एक दिन ऐसे ही सेठ बिन पूजा किए सो रहा था। अचानक से रात में उसके कान में एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गई अंकल। शाम ढल चुकी थी। सूरज बरगद के पेड़ के पीछे छिप रहा था। आसमान पर हल्की लालिमा थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। गांव का नाम था बंसीपुर। एक छोटा सा गांव जहां दिन जल्दी खत्म हो जाते थे और रात बहुत लंबी लगती थी। गांव के बीचों बीच पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी के नीचे 4 पाइयां बिछाई गई थीं। आज पंचायत बैठी थी। 4 पाइयों पर 6 लोग बैठे थे। रामचरण प्रधान, मोहन मास्टर, भोला यादव, श्यामलाल, कल्लू सिंह, हरिराम, सब आपस में बातें कर रहे थे। प्रधान जी, गांव का स्कूल अब चलने लायक नहीं रहा। छत टपकती है, दीवारों में दरार आ गई है। बात तो सही है मास्टर जी, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों ना नया स्कूल पुराने खंडहर वाली जमीन पर बनवा दिया जाए। हवा तेज चलने लगी। बरगद के पत्ते आपस में टकराने लगे। कल्लू सिंह ने धीमी आवाज में कहा, वही जमीन जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता। हरिराम, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, वहां रात को साइकिल की आवाज आती है, बिना साइकिल के। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। डर के कारण ही गांव पीछे रह जाता है। तभी पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज आई, बेटा, हर डर बेकार नहीं होता।
वहां बाबा भैरवनाथ खड़े थे। सफेद धोती, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखें जिनमें अजीब सी गहराई थी। आइए बाबा, बैठिए। बाबा धीरे धीरे आए और चारपाई पर बैठ गए। उनकी लाठी जमीन से टकराई। ठक ठक। बाबा बोले, तुम लोग विकास की बात कर रहे हो, ये अच्छी बात है, पर जिस जमीन को चुन रहे हो वो साधारण जमीन नहीं है। बाबा, जब भी गांव में कोई बड़ी बात होती है आप कोई कहानी सुनाते हैं, आज भी सुना दीजिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, आज जो सुनाऊंगा वो कहानी नहीं, मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। हवा और ठंडी हो गई। ये बात तब की है जब मैं जवान था। एक रात मुझे दूसरे गांव से अपने गांव लौटना था। हाथ में लालटेन थी और नीचे मेरी पुरानी साइकिल। रास्ता जंगल से होकर जाता था। न कोई घर, न कोई मंदिर, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा। मैं साइकिल चला रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, गिर गिर, जैसे कोई और साइकिल मेरे पीछे चल रही हो। मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। गांव वालों की सांसें थम गईं, इतना सुनते ही। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। मैं फिर साइकिल चलाने लगा, पर आवाज फिर आने लगी और इस बार और करीब से। मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बच्चा दिखा। फटे कपड़े, गंदा चेहरा और सूनी आंखें। उसने कहा, बाबा मुझे घर छोड़ दो। बाबा की आवाज भर आ गई, लेकिन उस बच्चे के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बाबा, फिर क्या हुआ? उस रात मैं किसी तरह जंगल से बच निकला। पर याद रखना, जो जंगल में मिलता है वो वहीं नहीं रुकता। जब मैं घर पहुंचा, साइकिल खड़ी की, तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, किर किर। इस बार आवाज मेरे घर के अंदर से आ रही थी। बरगद के पत्ते तेजी से हिलने लगे और गांव वालों को पहली बार महसूस हुआ, ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। बरगद के पेड़ के नीचे अब कोई हिल भी नहीं रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बाबा भैरवनाथ कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में डर नहीं था, यादें थीं। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं डर गया था। हाँ, डर तो लगा था, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो सिर्फ डर नहीं था, वो कुछ और ही था। गांव वालों की सांसें तेज हो गई। जब मैं घर पहुंचा और साइकिल दीवार से टिकाई तो साफ सुना, किर किर, साइकिल की आवाज। लेकिन मेरी साइकिल तो बाहर खड़ी थी। बाबा ने धीमे से कहा। आवाज घर के अंदर से आ रही थी। भोला यादव के मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे भगवान। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर से तो बहुत ही फटी पड़ी थी, पर अंदर जिज्ञासा भी था। आखिर इतनी रात को क्या है, कहीं वही बच्चा तो नहीं आ गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। घर के अंदर अंधेरा था।
लालटेन की रोशनी अंदर नहीं जा रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निकल रहा हो। तभी मुझे फिर वही बच्चा दिखा, वही गंदे कपड़े, वही सूनी आंखें, लेकिन इस बार उसका चेहरा घुमा हुआ था। इतना सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, आप मुझे पहचान नहीं पाए? वो हंसा, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं होती। फिर बोला, मैं वही हूं जो रास्ते में मिलता है। बाबा, चलावाई का। चहलावा कोई भूत नहीं होता, वो जंगल की भूख होती है जो रास्ता भटके लोगों से जन्म लेती है, जो अकेले चलते हैं, डरे होते हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के बहाने अपने साथ ले जाती है। उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी कलाई से लगी, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रगों से खून खींच लिया हो। मैं जोर से चिल्लाया, हनुमान जी! और उसी पल लालटेन बुझ गई, बच्चा गायब, आवाज बंद। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली, मैं अपने घर के बाहर पड़ा था और मेरी साइकिल, बाबा ने सबकी ओर देखा, उल्टी खड़ी थी। तो बाबा, जिस खंडहर की बात हम कर रहे थे, वही छलावा का वास तो नहीं है ना? बरगद के पेड़ के नीचे अब कोई बैठा नहीं था, सब खड़े थे, क्योंकि जो आवाज आई, किर किर, वो अब भी हवा में तैर रही थी। सभी गांव वाले डर गए। कहानी सुनते सुनते ये कब सच में हो गया। प्रधान जी, ये आवाज इधर ही आ रही है। रामचरण प्रधान का गला सूख चुका था। उन्होंने कुछ बोलना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। बाबा भैरवनाथ एकटक गांव की पगडंडी की ओर देख रहे थे। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, जल्दी जल्दी चलो भाई, क्या पता सच में वही भूत हो। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आज अमावस्या नहीं थी, लेकिन हवा वैसी ही लग रही थी। सूरज ढल चुका था। गांव की पगडंडी पर अंधेरा धीरे धीरे पैर फैलाने लगा था। टुनटुन की चाय की दुकान हमेशा की तरह आज भी खुली थी। पीली सी ट्यूबलाइट जो बार बार झपक रही थी, कभी जलती कभी बुझती, जैसे किसी को अंदर आने का इशारा कर रही हो। लकड़ी की पुरानी बेंचों पर 5-6 लोग बैठे थे। कोई हाथ सेंक रहा था, कोई चाय फूंक फूंक कर पी रहा था। ठंड अब जाने वाली थी, लेकिन आज हड्डियों में घुसने वाली ठंड थी। इस बार धान देर से कटेगा। हाँ, लेकिन फसल अच्छी हुई है। चाय की केतली से स की आवाज आई और तभी एक अचानक ठंडी हवा दुकान के अंदर से गुजरी। ट्यूबलाइट एक पल के लिए पूरी तरह बुझ गई। सब चुप, और उसी चुप्पी में कोने में बैठे दादाजी ने बोल दिया, बच्चों, आज की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही। सब उनकी तरफ मुड़े। दादाजी, जिनकी आंखों ने गांव के वो दिन देखे थे जिन्हें अब कोई याद भी नहीं करना चाहता। एक लड़का हंस पड़ा। दादा,
आज फिर डराओगे क्या? दादाजी मुस्कुराए नहीं। उन्होंने चाय का गिलास धीरे से नीचे रखा। उनकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। डराने की जरूरत नहीं बेटा, कुछ घटनाएं अपने आप डर बन जाती हैं। हवा फिर चली। पीपल के पत्ते आपस में टकराए। सर सर। दादा, अगर कहानी नहीं तो क्या है? दादाजी ने आसमान की तरफ देखा। आज चांद नहीं था, बस काला खालीपन। ये बात है 1970 के आसपास की। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पास एक पहाड़ी गांव की। छत्तीसगढ़ बिलासपुर का वो पहाड़ी गांव जहां आज भी लोग कहते हैं सूरज तो डूबता है पर शाम वहीं मर जाती है। गांव छोटा था, घर मिट्टी के, छतें खपरेल की। मोबाइल लोगों ने नाम सुना था, देखा नहीं। उस गांव में रामलाल रहता था, उसकी पत्नी धनिया और 2 बेटे। बड़ा बेटा मोहन, छोटा बेटा सोहन। मोहन शांत था, सोहन थोड़ा तेज। गांव वाले कहते, रामलाल, तेरे दोनों लड़के बड़े हो गए हैं, अब जिम्मेदारी समझ आ गई है। दोनों को लगता है, परंतु एक इतना शांत क्यों रहता है? जंगल सिखा देता है काका। लकड़ी काटते काटते आदमी खुद कटना सीख जाता है। साल बीते, दोनों बेटों की शादी हो गई। एक दिन पहले मां मर गई, कुछ महीनों बाद पिता भी। दोनों काफी अकेले हो गए थे, फिर अपनी अपनी परिवार को लेके अलग हो गए थे कि कोई कहा सुनी ना हो जाए। भैया, अब घर सूना लग रहा है ना? सच बोल रहा है रे भाई, घर तो सूना हो ही गया है। साथ में हम दोनों खाली हो गए हैं। कुछ समय बाद दोनों भाई अलग अलग घर में रहने लगे। गांव में कानाफूसी शुरू हुई। देखो, बहुएं आई नहीं कि भाई अलग अलग घर है, दिल अलग नहीं है। क्या कर सकते, एक न एक दिन तो अलग होना ही था। हर सुबह मोहन और सोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाते। पेड़ों के बीच दोनों साथ काम करते। भैया, आज तो ये पेड़ गिलेला। धीरे, जंगल जल्दीबाजी पसंद नहीं करता, ध्यान रखना। वैसे ही लकड़ी काट के दोनों भाई शाम को घर वापस चले जाते हैं और ऐसे ही रोज गुजर बसर कर रहे थे। अचानक एक दिन पता नहीं इस भाई भाई को किसकी नजर लग गई। क्या चाचा, किसकी नजर लग गई? अगली सुबह दोनों भाई फिर जंगल गए। दोपहर तक सब ठीक था। अचानक सोहन की कुल्हाड़ी जाके मोहन को लग गई। भैया, कुल्हाड़ी फिसली और सीधा मोहन के पेट में जा लगी। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। सोहन चिल्लाते हुए बोला, भैया रुको, मैं कुछ करता हूं। खून बह रहा था और मोहन दर्द से रोने लगा। उसके सामने सब कुछ अंधेरा हो गया था। मोहन, अब नहीं बचूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो। तड़पने से अच्छा है खत्म कर दे। सोहन कांप गया। मैं ये नहीं कर सकता। पर दर्द देख के सोहन भी बेबस हो गया, क्योंकि मोहन ने अपनी आखिरी इच्छा जताई कि मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं, इससे अच्छा एक बार और कुल्हाड़ी मार दे कि एक बार मैं भी मर जाऊं। और सोहन ने दिल पर पत्थर रख के रोते हुए कुल्हाड़ी चला दी। मोहन वहीं मर गया। और उसी समय अचानक से पेड़ के पीछे मोहन की पत्नी खड़ी थी। उसने सिर्फ यही देखा, सोहन और खून से सनी कुल्हाड़ी। वो वहीं रोने लगी।
ऐसा हो गया। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे काका। तब तो उसकी पत्नी को गलत फहमी हो गई कि सोहन ने उसके पति को मार डाला। फिर आगे क्या हुआ चाचा? हाँ, सही पकड़े टुनटुन। आगे पूरे गांव वाले के साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना होता है, जिससे पूरा गांव की गांव छोड़ते चला जाता है। ऐसा क्या हो गया चाचा जो रातों रात गांव वाले गांव छोड़ के चले गए थे? कुछ बड़ा दुर्घटना हुआ था क्या? मोहन की पत्नी लक्ष्मी एक कोने में बैठी थी। आंखों में आंसू नहीं थे, बस सूखापन था। बुधनी चाची धीरे से, रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई। संभाल खुद को और अपने बच्चे का ध्यान रखो। चाची, जब आंखों के सामने पति का खून गिरता दिखे तो आंसू नहीं निकलते, कुछ और मर जाता है अंदर। रात को लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद करती तो वही दृश्य दिखता। जंगल, मोहन जमीन पर और सोहन की कुल्हाड़ी। लक्ष्मी खुद से, भाई होकर कोई ऐसा करता है क्या? उसके मन में एक ही सच बैठ चुका था। फिर चचा आगे क्या हुआ? अगले दिन पंचायत बैठी। वही फैसला होना था कि सोहन को दंड मिलेगा कि नहीं। वैसे पूरे गांव को विश्वास था कि सोहन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। सोहन ने सारी सच्चाई गांव वालों को बताई थी और उसे बहुत ही पछतावा था कि उससे क्या हो गया। सबको विश्वास था उस पर, लक्ष्मी को छोड़कर। जो हुआ वो किस्मत थी। मुझे लगता है कि सोहन ने झूठ नहीं बोला। हमने सोहन को खुद टूटते देखा है। सोहन ऐसा किसी मजबूरी में ही किया होगा। पंचायत से निवेदन है कि सोहन को कोई दंड न दिया जाए। काफी देर बहस हुई। अंत में पंच, इंसाफ तभी होता है जब आंखों से देखा जाए। और क्योंकि कोई गवाह नहीं था, सोहन को कोई सजा नहीं मिली। तो चचा, मोहन की पत्नी ने ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं री, आगे तो सुनो। कैसे मोहन की पत्नी पूरे गांव वालों के साथ क्या करती है, जिससे पूरा गांव ही डर कर भाग जाता है। पंचायत के बाद लक्ष्मी अपने घर लौटी। दीवारों को देखा, दरवाजे को देखा। लक्ष्मी बुदबुदाते हुए, इस घर में अब कोई सांस नहीं बची। अब पूरा गांव नहीं बच पाएगा मेरे से। उसी रात गांव वालों ने एक नई आवाज सुनी। आधी रात एक बच्चा अपने घर में मरा पाया गया। मां चीख रही थी और बच्चा किसी और का नहीं, सोहन का एकमात्र बच्चा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोहन पूरा टूट गया। पहले भाई को खो दिया और अपने चिराग। किसी को कुछ समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। गांव सिहर उठा ये खबर सुन के। एक रात किसी ने देखा लक्ष्मी शमशान की तरफ जाती हुई, हाथ में दिया और बाल खुले। उसी रात जंगल के पास किसी ने एक औरत को देखा। चेहरा धुंधला पर चाल अजीब, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ओह, कौन थी चाचा? किन्हीं मोहन की पत्नी तो नहीं थी ना? लेकिन वो तो जिंदा है, फिर पैर जमीन को क्यों नहीं छू रहा था? सब्र करो बेटा, आगे सुनो और खौफनाक लगेगा। ये तो बस शुरुआत है। मोहन की मौत को अब कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन गांव में एक भी रात शांति से नहीं बीती। डर अब घरों के अंदर घुस चुका था। पहले लोग कहते थे संयोग है, फिर बोले किस्मत है। अब कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि हर रात किसी न किसी घर से रोने की आवाज आती थी। एक और मौत जो अलग थी। उस रात रामधनी काका अपने आंगन में सो रहे थे। सुबह लोगों ने देखा काका की लाश दरवाजे के ठीक सामने थी, लेकिन उनके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। सिर्फ आंखें खुली हुई और मुंह अजीब तरह से टेढ़ा। अब गांव में कोई हंस नहीं रहा था। औरतें शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेती। बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजा जाता। लक्ष्मी का बदलता रूप। इन सब के बीच लक्ष्मी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो कम बोलती, कम खाती और अक्सर खुद से बातें करती। बहू, तू ठीक तो है ना? जब इंसाफ मर जाता है ना चाची,
तो आदमी जिंदा रहकर भी कुछ और बन जाता है। कई लोगों ने देखा लक्ष्मी रात को घर से निकलती, कभी जंगल की तरफ, कभी शमशान की तरफ। एक आदमी बोला, मैंने खुद देखा, वो आग के पास बैठी थी और आग हिल ही नहीं रही थी। एक रात गांव की एक औरत चीखते हुए आई। औरत बोली, मैंने उसे देखा है, वो औरत जिसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। हरिया काका बोले, कौन औरत? औरत रोते हुए बोली, लक्ष्मी जैसी ही थी, पर आंखें इंसानी नहीं थी। फिर चचा आगे क्या हुआ? अगली सुबह सोहन के घर के सामने एक जानवर मरा पड़ा था। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई और जमीन पर राख से बना एक निशान, जिसे देखकर गांव के बुजुर्ग सफेद पड़ गए। चाय की दुकान पर दादाजी अचानक चुप हो गए। चूल्हे पर रखी केतली सीटी देने लगी। एक लड़के ने बेचैनी में पूछा, फिर चचा आगे क्या हुआ? दादाजी ने आंख उठाई, ऐसी नजर से देखा जैसे वही जंगल सामने आ गया हो। अब जो हुआ बेटा, वो सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती। हर रात किसी ना किसी घर से चीख निकलती। लोग पलायन करने लगे। जो रुक गए वो डर के मारे बोलना भूल गए। और इन सब के बीच लक्ष्मी अब इंसान जैसी नहीं लगती थी। एक रात पूरा गांव शमशान की तरफ दौड़ा, क्योंकि वहां से हंसने की आवाज आ रही थी। हंसी नहीं थी, वो काटने वाली आवाज थी। पेड़ों के बीच लक्ष्मी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। एक आदमी कांपते हुए बोला, ये तो लक्ष्मी है। दूसरा चिल्लाया, नहीं, ये अब वो नहीं रही। दादाजी ने चाय का घूंट लिया। लक्ष्मी उस दिन जंगल में थी। उसने अपने पति को तड़पते देखा। उसने अपने देवर को कुल्हाड़ी चलाते देखा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो दया थी। उसे लगा ये कत्ल है। उस रात लक्ष्मी शमशान गई। गांव के पुराने लोग जानते थे उस शमशान में एक पुराना तांत्रिक जला था। लक्ष्मी ने उसी आग के सामने कसम खाई, जब इंसाफ जिंदा नहीं रहा तो मैं भी इंसान बनकर नहीं रहूंगी। और उसी रात वो मर गई। मरने के बाद उठी। मतलब वो मर चुकी थी? हाँ, लेकिन बदले के साथ? लक्ष्मी सीधे सोहन के घर पहुंची। दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह गांव वालों ने जो देखा वो किसी ने नहीं बताया। बस इतना कहा, सोहन के चेहरे पर पहली बार सुकून था। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं बचा, न कोई उपाय मिला। इसलिए सब ने मिलके गांव खाली हो गया। जंगल आज भी है, और कहते हैं आज भी अगर कोई रात में उस रास्ते से गुजरे तो एक औरत की आवाज आती है, इंसाफ देर से मिला पर मिला। दादाजी ने कहानी खत्म की। एक लड़के ने डरते हुए पूछा, दादा ये कहानी सच्ची है? दादाजी मुस्कुराए, अगर झूठ होती बेटा तो आज भी उस जंगल के पास कोई दुकान क्यों नहीं खोलता। केतली की सीटी फिर बजी और हवा में एक ठंडक उतर आई।